हेलो दोस्तों, मैं लॉलिस श्रीवास फिर से एक बार लॉलिस मैथ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा क्लास रहेगा ट्रायंगल के ऊपर, त्रिभुज के ऊपर, है ना। और यहाँ से बहुत सारे सवाल उठने के चांसेस भी है ना। जैसे हम देखें कि प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में भी यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। तो इस एग्जाम में भी जो आपके आगामी जो एग्जाम है अमीन पटवारी, इस एग्जाम में भी आपके सवाल उठाने के सबसे ज्यादा चांसेस है। कम से कम 2 सवाल तो उठने ही चाहिए। क्लियर है। तो हम जितने भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जितने गुणधर्म है, जितने भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं और जितने भी इसके कॉन्सेप्चुअल डेटा है, उन सभी डेटाओं को हम आज जानने वाले हैं। क्लियर है। तो आज की क्लास में पूरा बेसिक रहेगा। यदि हम इस क्लास को अच्छे से कर लेंगे तो आगे जो हमारे पास जो बेहतरीन बेहतरीन सवाल का जो खजाना मिलने वाला है, उन सवालों को हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। क्लियर है भाई। तो आज के हम देखेंगे ट्रायंगल। भाई आखिर त्रिभुज है क्या चीज। तो यहाँ पर सिंपल लिखा गया है, त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है, 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना भाई। जो 3 आपके पास भुजाओं से मिलकर जो बंद आकृति बनी होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है बोला गया। जैसे यहाँ पर दिया गया, ये आपके पास भुजा है, ये एक भुजा, 2 भुजा और ये 3 भुजा, तो 3 भुजा होने चाहिए, साथ में 3 कोण होने चाहिए और साथ में 3 शीर्ष होने चाहिए, तब तो हम उसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज कहेंगे। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, है ना, यहाँ पर त्रिभुज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा दिया गया है। पहला डेटा ये है कि भाई त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज आपके पास अधिक कोण का क्यों ना हो, न्यून कोण त्रिभुज क्यों ना हो, और चाहे समकोण त्रिभुज क्यों ना हो। कहने का मतलब है कि दुनिया के कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, किसी भी आकार का त्रिभुज क्यों ना हो, उसके तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। इस चीज को हमेशा क्या करना है, याद रखना है कि तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री का होता है। ठीक है। नियम दूसरा है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये अपने कहीं कॉपी में लिख कर रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे मैंने मान लो एक ट्रायंगल बना दिया, इस प्रकार से ध्यान समझने मेरी बात को, ट्रायंगल। ठीक है भाई। अब ट्रायंगल में मैं नाम भी दे देता हूं। चलो, ये हो गया आपके पास ए, बी और ये सी, है ना। ए के सामने वाली भुजा ए होता है, बी के सामने वाली बी भुजा और सी के सामने वाली भुजा सी होता है। अब मान लो आपको 3 आपके अलग अलग भुजा दे दिया जाए और भुजा देकर ये पूछा जाए कि आप इससे किस प्रकार के त्रिभुज बना सकते हो। क्या आप अधिक कोण त्रिभुज बना सकते हो, क्या न्यून कोण त्रिभुज बना सकते हो, और क्या आप समकोण त्रिभुज बना सकते हो। ऐसे डेटा जानने के लिए हमको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अब ध्यान समझना, यदि मैंने ये कहा कि इन दोनों भुजाओं का जो सम होगा, है ना, यदि इन दोनों भुजा को जोड़ दिया जाए, ए प्लस बी जो भुजा होगा ये हमेशा ग्रेटर देन होगा भाई तीसरी भुजा से, सी वाले भुजा से। होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। किन्हीं भी दो, चाहे मैं बी और सी वाले भुजा को जोड़कर देख लूं, बी और सी भुजा का योग हमेशा ए वाली भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। उसी प्रकार ए और सी भुजा का सम जो होगा ये हमेशा बी वाली भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यदि बड़ा नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि ये त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। इस डाटा के अकॉर्डिंग त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। आए भाई समझ में। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई 2, 3 और 7 सेंटीमीटर, है ना, विमा से आप क्या त्रिभुज बना सकते, तो मैंने कहा इन दोनों विमा को जोड़कर देखा, 2 + 3 ग्रेटर देन होना चाहिए 7 से। तो आप कहोगे कि 2 और 3 5 हो गया, और 5 जो है 7 से कहां से बड़ा लग रहा है, तो छोटा हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर विमा को लेकर कोई त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। ऐसे सवाल जानना है तो इसके बारे में हमको क्या होगा, पता होना चाहिए। मैं डाटा देखकर बता सकता हूं कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसके लिए आपके पास ये वाला जो आपके पास प्रॉपर्टी से आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। अभी समझ में, जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लंबाई के, है ना, भुजा बनाना चाहूं तो क्या वो त्रिभुज बन सकता है। तो मैंने जोड़कर देखा, हमारा नियम ये कह रहा है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो भाई मैं 2 और 3 को लिया, 2 और 3 को जोड़ने पर 5, और ये 5 हमेशा 7 से बड़ा होनी चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई 5 से बड़ा 7
होना चाहिए था ना, 5 बड़ा होना चाहिए था 7 से, लेकिन 7 ही बड़ा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2, 3 और 7 सेंटीमीटर विमा से मैं कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता। आ भी समझ में। फिर हम देखेंगे त्रिभुज का तीसरा नियम क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल जिसे मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये आपके पास ए है ना, ए भुजा, ये बी और ये सी होता है। हमेशा याद रखना, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी होता है। क्लियर है। अब किन्हीं दोनों का अंतर जो होगा, है ना, जैसे मैंने ए और बी में अंतर करूंगा तो ये हमेशा छोटे होने चाहिए सी से, उसी प्रकार बी और सी में अंतर करूंगा तो हमेशा छोटे होने चाहिए ए से, उसी प्रकार सी और ए में अंतर कर दूंगा तो हमेशा छोटा होना चाहिए आपके पास यहाँ पर बी से। ये वाला गुण भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए दोस्तों। क्लियर है भाई। यदि हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे तो चाहे आपको कितना ही कथन वाला सवाल दे, कथन निष्कर्ष कथन कारण वाला सवाल क्यों ना दे, आप उन सवालों को बहुत अच्छे से बनाओगे। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। ठीक, देखो फिर इसका नेक्स्ट नियम कहता है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान 2 आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मेरे पास एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी, है ना। मैंने यहाँ पर कहा कि ये वाला कोण अल्फा मान लेता हूँ, ये वाले कोण थीटा मान लेता हूँ और ये वाला कोण मान लेते हूँ गामा में। ठीक है। अब मुझे मान लो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है भाई, ये बाह्य कोण के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो बाह्य कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, इस कोण के बारे में बोला गया है। अब हम कहेंगे ये वाला कोण हम x मान लेते हैं भाई, मान सकते हैं ना भाई, x मान लेते हैं। तो आप ही एक चीज बताओ, यदि मैं ये वाले कोण को x मान लिया तो मैं ये कह सकता हूं कि आप ध्यान समझना, x मानते क्या हुआ, एक सरल रेखा हो गया, ये वाला एक सरल रेखा होगा। और सरल रेखा में हम देखेंगे कि सरल रेखा टोटल यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक तो थीटा प्लस x, तो पूरा सरल रेखा कितने डिग्री के बराबर होता है, तो मैंने कहा 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों, आगे समझ में। एक पूरा सरल रेखा आपके पास 180 डिग्री के बराबर होगा, तो मैं कहूंगा फिर x की हमको वैल्यू निकालना है, तो हम कहेंगे कि x को यदि मान लो हम बराबर करेंगे तो 180 माइनस किसके बराबर होना चाहिए, थीटा के बराबर होने चाहिए। ठीक है भाई। अब मान लो मैं ये कहूँ आपको कि एक पूरे ट्राइंगल जो होता है मेरे पास, एक पूरा ट्राइंगल कितने के बराबर होगा, तो मैं कहूंगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा नहीं है क्या यहाँ पर, है ना, थीटा है, अल्फा प्लस थीटा प्लस गामा, ये तीनों कोणों का योग कितने के बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे 180 डिग्री के बराबर है। क्लियर है भाई। यदि यहाँ पर मैं थीटा को पक्षांतर कर दूं, थीटा को पक्षांतर कर दूं तो बच जाएगा अल्फा प्लस गामा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर होगा कि नहीं भैया, होगा। क्लियर है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 180 माइनस थीटा, तो क्या मैं 180 माइनस थीटा की वैल्यू अल्फा प्लस गामा लिख सकता हूं, आप कहोगे लिख सकते हो। तो एक्स की जो वैल्यू होगा ये किसके बराबर होगा, तो मैंने कहा अल्फा प्लस किसके बराबर हो जाएगा, गामा के बराबर। तो एक्स की वैल्यू यहां पर मैं क्या लिखूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, अल्फा प्लस गामा लिख सकता हूं मैं। क्लियर है। अब मैं ये कहूंगा यहां पर कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान 2 आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अब जब आपको ये वाला एक्सटीरियर एंगल पूछे तो आप कहोगे कि इन दोनों को जोड़कर हम क्या निकाल देंगे, ये वाला एंगल ज्ञात करेंगे, एक्स का मान अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है। मान लो हमको ये वाला एंगल पूछ दिया रहता, ये वाला, तो मैं कहूंगा इन दोनों को जोड़कर मैं निकाल देता, मतलब थीटा प्लस गामा के बराबर हो जाता है। ये वाले को इधर बढ़ा देंगे, यहां पर पूछा जाएगा तो हम गामा को छोड़ देंगे, अल्फा और थीटा को हम क्या कर सकते हैं, उसके बाह्य कोण के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है आपके पास बाह्य कोण ज्ञात करने का तरीका। क्लियर है। ये वाले जैसे मान लो ये वाला आपको बाह्य कोण ज्ञात करना, तो ये वाले कोण को छोड़कर शेष दोनों कोणों को बराबर होगा बाह्य कोण। ये वाले कोण के वाला आपको बाह्य कोण ज्ञात करना है, तो इनको छोड़कर इन दोनों के बराबर होगा आपके पास बाह्य कोण। ये तरीका आपको आना चाहिए, तब जाकर आप वहां पर क्या करोगे, एक एक डेटा को आप पुटअप कर पाओगे। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ध्यान समझना। ये त्रिभुज के कुछ प्रकार है दोस्तों, है ना। अब त्रिभुज को हम 2 आधार पर उसको 2 प्रकारों में बांटते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक होता है हमारे पास कोण के आधार पर। क्लियर है। यदि मैं भुजाओं के आधार पर बात करूं तो भुजा की स्थिति के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। जैसे किसी त्रिभुज के सभी भुजा मान लो अलग अलग है, यदि कोई त्रिभुज के सभी भुजा अलग अलग है, जैसे एक त्रिभुज दिया गया है समान भुजाओं वाला त्रिकोण। अब भाई समान भुजाओं वाला त्रिकोण क्या होगा, तो आप कहोगे समबाहु त्रिभुज होगा, जिसके सभी भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो समबाहु त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समान भुजा वाला त्रिकोण कहेंगे। भाई एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसके सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसकी लंबाई ये है तो इसकी लंबाई भी होगा और ये भी होगा ए, तो इसके सभी भुजा आपस में बराबर है, तो ये भुजाओं समान भुजाओं के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज इसका अच्छा उदाहरण है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब ये है कि जिसके दो भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब जिसके दो भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी ए माप का होगा और शेष भुजा आपके पास बी माप का होगा। तो मैं कह सकता हूं कि दो भुजा आपस में बराबर है, तो इस कारण से किस प्रकार के त्रिभुज कहलाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब क्या होगा, जिसके सभी भुजा अलग अलग माप के होंगे। अब सभी भुजा अलग अलग माप के होंगे, मतलब ये वाली लंबाई ए का है, ये बी लंबाई का है और ये सी लंबाई का है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज के नाम से क्या करेंगे दोस्तों, जानेंगे। क्यों भाई, समान भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और सभी भुजा आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे। यदि मैं समद्विबाहु त्रिभुज की बात करूं तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं और दो भुजा बराबर है तो इसके दो सम्मुख कोण का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। आगे हमको इससे रिलेटेड पूरे डेटा जानने को मिलेगा, अभी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज जिसको तीनों कोण अलग अलग हो और तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर मेरे प्यारे दोस्तों त्रिभुज तीन प्रकार के बनते हैं। एक होता है आपके पास न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसा त्रिभुज जिसके, है ना, कोई एक कोण यहाँ पर क्या हो जाए, न्यून कोण होगा। इस प्रकार से वाला कोण क्या होगा, ये जो थीटा कोण है ये 90 डिग्री से क्या है, कम है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज के नाम से हम क्या करेंगे, जानेंगे। भाई क्यों ऐसा, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। अभी 90 डिग्री में हो सकता है 80 का हो, 85 का हो। कहने का मतलब है कि त्रिभुज के तीनों कोण में से कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक का नहीं है, है ना। मतलब जितने भी आपके पास कोण है वो सब के सब 90 डिग्री से कम है। तो ऐसे त्रिभुज जिसके कोई भी आपके पास कोण 90 डिग्री के बराबर ना हो, सभी के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, उन त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। जैसे आपके अच्छे उदाहरण है आपके पास समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज भी आपके पास न्यून कोण के एग्जाम्पल है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसके कोई एक कोण आपके 90 डिग्री के बराबर हो जाए। कोई एक कोण यदि 90 डिग्री के बराबर हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 90 के बराबर हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार के जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है। अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो कोई एक कोण ऐसा हो जो 90 डिग्री से भी ज्यादा हो। यहाँ पर जो थीटा लिया हूं, ये थीटा का मान ज्यादा है किससे, 90 डिग्री से। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे अधिक कोण त्रिभुज में आपके पास विषमबाहु त्रिभुज भी आ सकता है ना। वैसे तो आपके पास विषमबाहु त्रिभुज में ये भी आ सकता है ना, आपके पास न्यून कोण वाला भी आ सकता है और अधिक कोण वाला भी आ सकता है। मतलब विषमबाहु त्रिभुज में आपको देखने को मिलेगा, यदि विषमबाहु त्रिभुज के क्राइटेरिया देखा जाए तो समझना, विषमबाहु त्रिभुज आपके पास न्यून कोण वाला भी हो सकता है, ठीक है, न्यून कोण वाला भी हो सकता है। एक आपके पास समकोण का भी हो सकता है, समकोण का, और एक आपके पास अधिक कोण का भी हो सकता है ना। पॉसिबल है भाई, है ना, जिसके तीनों भुजा अलग अलग हो। अब अलग अलग होंगे तो यहाँ पर भी अलग अलग होते हैं। समकोण में एक भुजा 3 का, एक 4 का, तो ये 5 का हो जाता है, बन गया आपके पास समकोण त्रिभुज। तो ये हमारे पास आपके विषमबाहु त्रिभुज का भी हम एग्जाम्पल मान सकते हैं, किसको, समकोण त्रिभुज को। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा। यहां से जितने भी डेटा आएंगे वो सबके सब इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने कहा कि विषमबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बना है, ए के सामने वाली भुजा को ए मान लिया जाता है, सी के सामने वाली भुजा को सी और बी के सामने वाली भुजा को मैंने कहा बी मान लिया। क्लियर है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भुजा ए बी है, ए बी इक्वल नॉट किसके, बी सी के, इक्वल नॉट सी ए के। मतलब कोई भी भुजा आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ये हमारे पास पहला आपके पास कथन है, या कुल मिलाकर पहला इसका गुण है कि इसके कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। और जब सभी के सभी भुजा अलग अलग हैं तो इनके कोण भी अलग अलग होंगे। एंगल ए इक्वल नॉट एंगल बी इक्वल नॉट एंगल सी, है ना। तो ये मैं कह सकता हूँ इसके सभी के सभी भुजा कोण भी आपस में क्या है, अलग अलग है।
क्लियर है भाई। फिर हम बात करते हैं, इसके कोई समानांतर या समान भुजा नहीं है, इसलिए इसमें कोई सममित रेखा नहीं है। इसमें कोई भी भुजा समान नहीं है और ना ही समानांतर है, इसलिए इसमें सममित रेखा बनने के चांसेस भी नहीं है। ये वाला गुण एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख कर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर विषम बाहु त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, जैसे मैं बताया था, एक न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है और साथ में एक समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। ये वाले डेटा आपको याद रखना है कि कोई भी विषम बाहु त्रिभुज क्यों ना हो, वो किस प्रकार के हो सकता है। तो अधिक कोण त्रिभुज होने हो सकता है, ये हो सकता है ये न्यून कोण त्रिभुज भी हो, और हो सकता है वो समकोण त्रिभुज के रूप में भी आपको देखने को मिले। तो हम विषम बाहु त्रिभुज में तीनों प्रकार के कोण वाले त्रिभुज देखते हैं, अधिक कोण वाले त्रिभुज, न्यून कोण वाले त्रिभुज और साथ में समकोण वाले त्रिभुज भी आपके विषम बाहु त्रिभुज होते हैं। क्लियर है। यह त्रिभुज के कोण योग गुण का अनुसरण करता है। अब ये क्या होता है भाई कोण योग गुण? कोण योग गुण कहने का मतलब ये है दोस्तों, ध्यान समझना, जब भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये मोस्ट ऑफ डेटा है। क्या कोई ट्रायंगल कोण योग गुण का भी अनुसरण करता है कि नहीं? तो कोण योग गुण का मतलब ये होता है कि उसके तीनों कोण है ना, थीटा, अल्फा और बीटा, इन तीनों आंतरिक कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास ये त्रिभुज जो होता है ये कोण योग गुण का भी अनुसरण करता है। क्लियर है भाई, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला। अब मान लो कोई भी विषम बाहु त्रिभुज में आपको हाइट दे दिया जाए, इस प्रकार से इसमें एक हाइट दिया हुआ है h, ठीक है भाई, एक हाइट दे दिया गया है h। तो हाइट देने के कारण क्या होगा? a के सामने वाली भुजा a, c के सामने वाली भुजा c और b के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पर कहूंगा हाइट जब दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो हाइट के केस में क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2, और आधार क्या होगा? तो आधार आप कहोगे a होगा, और ऊंचाई क्या होगा? तो मैंने कहा यहाँ पर एक हाइट दिया गया है h, तो ऊंचाई h हो जाएगा। तो आपके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट वर्ग इकाई का होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है। मान लो कोई कंडीशन में ऊंचाई नहीं दिया है और ना ही आधार नहीं दिया है ना, आधार ज्ञात नहीं है, ऊंचाई और आधार ज्ञात नहीं है, लेकिन त्रिभुज के भुजाएं ज्ञात है आपको, है ना भाई। अब कोई भी मान लो ए बी सी करके दे दिया जाए और ऊंचाई नहीं है, तो आधार का भी आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक आप ऊंचाई डालोगे नहीं तब तक आधार बनेगा नहीं। तो मान लो केवल भुजा दे दिया जाए, और भुजा दे दिया जाए उस समय आपको क्षेत्रफल पूछा जाए, तो क्षेत्रफल के फार्मूला के अकॉर्डिंग है ना हम एरिया ज्ञात कर सकते हैं। और ये कौन सा फार्मूला है? हेरोन का फार्मूला है, हीरोन है ना, हेरोन्स है ना, हेरोन्स के फार्मूला द्वारा हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जहां पर आपके पास √s माइनस भुजा a, फिर फिर उसके बाद ब्रैकेट है s माइनस भुजा b, फिर s माइनस भुजा c के रूप में। यहाँ पर s क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है, और s ज्ञात करने का तरीका होता है a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2 होता है। ये छोटे छोटे डाटा ही सही, लेकिन जितने भी डेटा बता रहा हूं ये सबके सब एग्जाम ओरिएंटेड है। क्लियर है। तो इसे किसी कोने पर नोट करके रख लो, जब मैं कल इससे रिलेटेड सवाल कराऊंगा तो ये सब के सब गुण आपके लिए काम आएगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला डाटा फिर इसमें, है ना। अब समबाहु त्रिभुज की बात करें। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है भाई? है ना, समबाहु विषमबाहु ये कोई राक्षस वगैरह के नाम नहीं है। पहले के राक्षस जो होते थे ना, सुबाहु, है ना, ये सब राक्षस हुआ करते थे। ये आपके पास ट्रायंगल है ना भाई, ये क्या है? ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास दिया गया है समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होगा? जिसके सभी के सभी भुजा बराबर हो। तो मैं कहूंगा कि ये मान लो सी के सामने भुजा सी है, ए के सामने भुजा ए है और बी के सामने भुजा बी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सभी भुजा आपस में बराबर है। मैं कह सकता हूं कि ए इक्वल बी इक्वल सी, इसके तीनों के तीनों भुजा आपस में बराबर है ना भाई। और जब तीनों के तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे तो तीनों सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमेशा याद रखना समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होता है वो कितनी कितनी डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, और 60 दिया देखे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा भुजा ए बी
बराबर भुजा BC और भुजा CA, और साथ में इसके प्रत्येक कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना कोण A बनेगा उतना कोण आपके पास B भी होगा और उतना ही कोण आपके पास C भी होगा। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं इस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ठीक 60 डिग्री का होता है। जैसे मैं बताया हूं कि प्रत्येक कोण हमेशा कितने डिग्री के बराबर होगा, तो आप कहोगे 60 डिग्री का होगा। अब हम बात करते हैं परिकेंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, ये बोला गया है। अब परिकेंद्र क्या होता है भाई, तो मैं बता दूं इस प्रकार के, यहां पर इसको मिटा देता हूं ना, पहले ध्यान समझना। मतलब आप जब देखोगे तो हम कहेंगे कि भाई परिकेंद्र मतलब ये मान लेते हैं कि ये वाले बिंदु हमने डाल दिए, एक तो लंब होगा, ये क्या होगा हमारे लिए, लंब का काम करेगा, इस प्रकार से ये, ठीक है, ये डी बिंदु पर इंटरसेक्ट हुए। अब हम जब लिखेंगे यहाँ पर इसके लिए केंद्र के रूप में इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, जिस बिंदु पर मिलेगा ये कहलाएगा केंद्रक। क्या है ये, केंद्रक, ठीक है। और जितने भी डाटा होते हैं वो सब के सब इसी बिंदु पर इंटरसेक्ट, यही केंद्रक का काम करेगा, यही परिकेंद्र का काम करेगा, है ना। यही आपके पास किसका काम करेगा, अंतः केंद्र का, है ना। अंतः केंद्र का काम करता है, किसका काम करता है, अंतः केंद्र का भी काम करता है। इतना चीज आपको एकदम पता होना चाहिए। क्लियर है। फिर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए √3/4 a का स्क्वायर होता है। परिमाप का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि उसके सभी भुजा आपस में बराबर है, ये वाली भी भुजा a, ये वाली भुजा भी a और ये वाली भुजा, तो a प्लस a तीनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे 3a के बराबर हो जाएगा। ऊंचाई का फार्मूला क्या है, तो याद रखना √3/2 a होता है आपके पास ऊंचाई का फार्मूला। तो ये आपके पास समबाहु त्रिभुज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है जिसके दो भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब कोई दो भुजा आपस में बराबर होगा तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ये वाली भुजा मान लो ए है, ये भी ए माप का होगा और ये बी माप का होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दो भुजा के बराबर होते ही इसके दो सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये वाला कोण यदि थीटा होगा तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का बनाएगा, थीटा डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ इस प्रकार की जो त्रिभुज होगा ये मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज होगा। याद रखना यहाँ पर AB और BC बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूं चूंकि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं तो AB भुजा हमेशा बराबर होंगे किसके, BC भुजा के, और ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे तो कोण B द्वारा जितना बनेगा उतना ही आपके पास यहाँ पर कोण C बनेगा, है ना। यहाँ पर उल्टा लिखा दिया गया क्या, ABC, तो अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे कोण B बराबर क्या होगा, कोण C के होगा। यदि मान लो इसके ऊपर हम लंब डाल देते हैं, इस प्रकार से हाइट डाल देते हैं इससे, और इसमें हमको अंतः केंद्र, केंद्र, परिकेंद्र पूछा जाए तो एक सरल रेखा में होता है। कहने का मतलब है इस प्रकार से ये मेरा हो गया क्या भाई, मान लेता हूँ ये केंद्रक है, क्या है ये, केंद्रक है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक और लाइन हम डाल दिए इसके ऊपर ऐसे, तो ये हमारे पास किसका काम करेगा, तो मैंने कहा ये मेरे पास हो जाएगा आपके पास परिकेंद्र बन जाएगा। फिर एक और लाइन खींच दिया जाए, मान लो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसे, तो आप कहोगे ये वाली जो रेखा होगा ये मान ली किसका काम करेगा, अंतः केंद्र का काम करेगा, किसका, अंतः केंद्र। तो आप देख पा रहे हैं तीनों के तीनों जो रेखा है ये एक ही लाइन में है। कहां पर है, एक ही लाइन में हमको दिखाई दे रहा है, तो मैं कह सकता हूं एक ही लाइन में होने के कारण ये क्या है, आपके पास एक ही रेखा में स्थित होते हैं। ये डेटा आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जब मैं ज्योमेट्री क्लास कंप्लीट पढ़ाऊंगा तो आपको इसमें एकदम डिटेल में जानने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम केवल ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ट्रायंगल के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट गुणधर्म ही देख रहे हैं। कंप्लीट ज्योमेट्री यदि आपको देखना है तो उसके लिए बहुत सारे क्लासेस है मेरा, है ना, वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जिस त्रिभुज में आमने सामने की दो भुजाएं एवं दो कोण एक दूसरे के बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है। फिर हम समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ सूत्र हैं। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, यहाँ पर जब आपको हाइट दिया रहेगा, है ना, क्या दे दिया रहेगा, हाइट दे दिया रहेगा इस प्रकार से, जिसके दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, और यहाँ पर एक हाइट दिया हुआ है, मान लेते हैं क्या दिया है, हाइट दिया है, और ये आपके पास बेस होगा, आधार होगा, हाइट जहां पर लगेगा बेस, तो क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट होगा। ये आपके लिए फार्मूला का काम करने लगेगा। कब, जब हाइट दिया रहेगा तब। दूसरा क्षेत्रफल का फार्मूला है a बराबर a/4 या 4b² माइनस a² के बराबर भी होता है। मतलब दूसरा फार्मूला क्या होगा भाई, क्षेत्रफल का आप देख पा रहे हो,
है ना। एरिया बराबर हम लिख सकते हैं, एरिया बराबर a/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट हम लिख सकते हैं 4b का स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर के बराबर होता है। ये फार्मूला काफी प्रचलित है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त आपको मान लो साइड दे दिया रहेगा, साइड के एंगल के अकॉर्डिंग दिया रहेगा, तो हम क्या कहेंगे भाई 1/2, उसके बाद ये एक और फार्मूला बनता है 1/2 इंटू साइड, सेकेंड साइड जो आपके पास बी वाले की बात कर रहा है, बी वाला साइड, और साइन थीटा के अकॉर्डिंग भी हम क्या निकाल सकते हैं, इसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि भाई ए और ए जुड़कर 2a हो गया और ये अकेला b, तो यहाँ पर परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो p बराबर 2a प्लस b के बराबर जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, परिमाप होगा। तो ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ विशेष लक्षण और कुछ उसके विशिष्ट फार्मूला। क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमको देखने को मिलेगा सर्वांग समता या कंग्रुएंसी। सर्वांग समता नाम से ही पता चल रहा है, जिसके सभी अंग है ना क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस प्रकार को हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहते हैं। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाओं के बराबर हो, तो हम त्रिभुज को क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास दिया गया है, एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ये P होगा, है ना, PQR एक त्रिभुज है, और ये हमारे पास XYZ त्रिभुज है। अब मैंने कहा कि यदि मान लो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना, तो यहाँ पर भी हमारे पास 45 डिग्री का कोण बना। फिर मैंने कहा यहाँ पर मान लो 60 डिग्री का कोण बना, तो आप कहोगे यहाँ पर भी मेरे पास 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है ना भाई, समझ आ रहा है भाई, है ना भाई। ये हो गया आपके पास 60, 45, 105, तो ये फिर कितने डिग्री का होगा, 75 का होगा। तो मैंने कहा ये कोण आपके पास 75 डिग्री का है, तो ये वाले कोण भी 75 डिग्री का है। इसके अतिरिक्त ये मान लेते हैं यदि 4 सेंटीमीटर का है, तो आप कहोगे कि ये भाई मेरे पास 3 सेंटीमीटर का है, और ये मान लिया मैंने 5 सेंटीमीटर का है ना। खैर होगा नहीं, मान लिया मैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर है ना, ये 5 सेंटीमीटर, और ये मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर। अब मैं ये तो कह सकता हूँ ध्यान से कि भाई इसके सम्मुख संगत जो भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5, और ये 3 है तो ये 3, और सभी कोण भी संगत जो आपके पास त्रिभुज है इसके क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल AXYZ ये आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। क्या है भाई, कंग्रुएंट है। और कंग्रुएंट को दर्शाने का तरीका क्या होता है, ये होता है आपके पास कंग्रुएंसी को दर्शाने का तरीका। क्लियर है। अब कंग्रुएंसी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे साइड साइड से कंग्रुएंट हो सकते हैं, साइड एंगल साइड से कंग्रुएंट होते हैं, एंगल साइड एंगल से कंग्रुएंट हो सकते हैं, और जितने भी प्रकार के कंग्रुएंसी हो सकते हैं उन कंग्रुएंसी को हम अभी देखने वाले हैं। क्लियर है। तो देखते हैं, सबसे पहले सर्वांग सम के प्रकार होता है, एक होता है भुजा कोण भुजा। कहने का मतलब है कि दो भुजा आपस में कंग्रुएंट हो जाए, और एक कोण यदि कंग्रुएंट है तो हम उसको कहेंगे साइड एंगल साइड से क्या है, कोई ट्राइंगल कंग्रुएंस है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि भाई ट्राइंगल ABC ये कंग्रुएंट होगा मेरा, है ना, कंग्रुएंट है किससे, ट्राइंगल XYZ के। क्लियर है भाई। अब कैसे कंग्रुएंट है, ध्यान समझना। मैंने कहा यहाँ पर कि मैं ये कह सकता हूँ कि यदि ये वाला कोण एंगल C जितना होगा यहाँ पर एंगल Z के बराबर है, तो मैं कहूंगा कि भाई एंगल C बराबर है एंगल किसके, Z के। मतलब एक कोण क्या हो गया, आपस में बराबर है दोनों के। फिर मैंने कहा जितना आपके पास लंबाई भुजा BC का होगा, भुजा BC का होगा, उतना ही लंबाई आपके पास यहाँ पर भुजा ZX का है, या YZ का मान लेते हैं, YZ का है। और फिर दूसरा देखें, जितना भुजा की लंबाई आपके पास AC का है, उतना ही आपके पास XZ का है। किसका है, XZ का। तो मैंने कहा कि ये दो भुजा आपस में क्या हो गए, कंग्रुएंट है, और एक कोण आपस में कंग्रुएंट है। तो मैं कह सकता हूं कि साइड, ये वाला एक साइड, साइड, फिर उसके बाद एंगल, और फिर ये साइड, है ना। आप चाहो किधर से भी पढ़ो, तो मैं कहूंगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गए, आपस में कंग्रुएंट हो गए, है ना। तो ऐसे आपको पहचानना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, है ना। हमने देखे साइड, फिर एंगल, और फिर साइड, है ना भाई। साइड एंगल साइड से क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कंग्रुएंट होंगे, और कंग्रुएंट होते ही हर चीज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। क्लियर है, हर चीज बराबर हो जाता है दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा होता है कोण भुजा कोण, मतलब दो कोण आपस में बराबर होनी चाहिए और एक भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि मान लेता हूं ये वाला कोण आपके पास थीटा है, और ये वाला कोण मेरे पास अल्फा
है ना। तो मैंने कहा ये वाला कोण मेरे पास थीटा होगा और ये वाला कोण क्या होगा अल्फा। इसकी लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाले की लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। तो मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पर ट्राइंगल एक्स, ट्राइंगल एबीसी है क्या, ट्राइंगल एबीसी कंग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड के, हो जाएगा भाई आपस में क्या है कंग्रुएंट है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या बराबर हो गया। तो मैंने कहा दो कोण आपस में बराबर है, जितना कोण बी का होगा उतना ही कोण यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये वाले कोण की बात चल रहा है ना भाई, यहाँ पर साइड के जस्ट इधर वाला है ना, तो यहाँ पर साइड के इधर वाला तो कौन से अल्फा के बराबर अल्फा होगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पर कोण बी के बराबर क्या होगा कोण वाई, और साथ में कोण सी के बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास कोण जेड हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि दो कोण आपस में क्या हो गए बराबर हो जाएगा, और एक भुजा बीसी भुजा जो होगा ये बराबर हो जाएगा आपके पास भुजा वाई जेड के। किसके बराबर हो जाएगा भुजा वाई जेड के। तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल है ना, फिर साइड और फिर एंगल। तो हम कह सकते हैं कि भाई एंगल एंगल साइड एंगल या एंगल साइड एंगल से क्या हो गए आपस में कंग्रुएंट हो गए। आए भी समझ में। और कंग्रुएंट होते उसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। कंग्रुएंसी में ये आपके पास जो समान जो भुजा दिख रहा है ये अलग अलग नहीं हो सकती। यदि इसके माप 5 सेंटीमीटर रह का है तो ये वाली भुजा का भी माप 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण को भी 45 डिग्री होना पड़ता है। आए भी समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला चीज यहाँ पर ये अब कोण कोण और भुजा, दो कोण आपस में बराबर होनी चाहिए और एक भुजा आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, यहाँ पर एंगल एंगल साइड लिखना है ना, एंगल एंगल क्या लिखेंगे साइड के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा मान लो ये वाला कोण मेरे पास 45 डिग्री का और ये 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई कौन कौन से हो जाएगा यहाँ पर। तो आप कहोगे ये वाला 45 डिग्री का कोण बनेगा और ये हमारे पास कितने डिग्री का कोण 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पर दो कोण आपस में बराबर है और एक भुजा आपस में क्या है बराबर है। कौन कौन से कोण, कोण ए का मान कोण किसके बराबर होगा, मैंने कहा कोण एक्स के बराबर, और कोण यहाँ पर सी का मान किसके बराबर होगा तो आप कहोगे कोण जेड के बराबर। और एक भुजा बराबर है ए बी भुजा बराबर हो जाएगा वहां पर एक्स जेड भुजा के, है भाई। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर दो कोण आपस में बराबर है और एक यहाँ पर भुजा बराबर है ना भाई। ये मेरे पास साइड हो गया साइड, और ये एंगल, और ये भी मेरा क्या हो गया एंगल। तो मैं कह सकता हूँ एंगल एंगल साइड, है ना, एंगल एंगल साइड के अकॉर्डिंग क्या हो गया दोनों आपस में सिमिलर हो गया। आए समझ में। आगे बढ़ते हैं जी, ये होता है आपके पास भुजा 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 से, मतलब साइड 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 से। साइड साइड से मतलब कहने का मतलब है कि हो सकता है इसको थोड़ा चेंजेस करके दे दे, घुमा फिरा कर दे दे, लेकिन रहेगा तो सिमिलर। मैंने कहा कि यदि इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी 5 और इसकी 4 है, तो आप कहोगे इसकी लंबाई 6 होगा, इसकी लंबाई 5 होगा, इसकी होगा 4 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि ये दोनों आपस में क्या है सिमिलर है भाई, कंग्रुएंस है भाई। और भी किससे साइड साइड से, जैसे भुजा ए बी जितना होगा ए बी का मान कितना है 6, तो यहाँ पर एक्स वाई का भी कितना है 6, तो मैं बराबर लिख सकता हूँ एक्स वाई। फिर मैं ये कहूंगा आपको कि यहाँ पर बीसी का मान आपके पास 5 है, बीसी का मान 5 है, तो यहाँ पर बीसी का मान की जगह क्या है एक्स जेड का मान कितना हो जाएगा आप कहोगे 5 है। अब बच गया आपके पास एसी का मान यदि 4 है तो वहां पर आपके पास वाई जेड का मान क्या हो जाएगा 4 होगा। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि साइड साइड के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है कंग्रुएंट है। अभी समझ में ऐसे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक होता है आपके पास राइट एंगल के अकॉर्डिंग। राइट एंगल में क्या होगा कि एक कोण हमारा क्या होगा बराबर होगा, जैसे यहाँ 90 डिग्री यहाँ पर भी 90 डिग्री, और दो भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे ये वाली भुजा मान लेते हैं इसकी लंबाई 4 का है ना, ये 3 का है और ये हमारे पास 5 का, तो आप कहोगे कि ये 4 का है, ये हमारे पास 5 का है और ये हमारे पास मान लेते हैं 3 का। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे कंग्रुएंट होंगे। और किस प्रकार से कंग्रुएंट हुए, क्योंकि 90 डिग्री होने के कारण हम इसको कह सकते हैं समकोण कर्ण और भुजा के अकॉर्डिंग ये क्या हो गए कि सिमिलर हो गए। इसी को बोला जाता है राइट हैंड साइड, है ना भाई। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से क्या है ये कंग्रुएंस है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास मान लो समरूप से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। पिछले एग्जाम में भी समरूपता से सवाल देखने को मिला था। अब ये समरूप क्या है भाई, तो किसी त्रिभुज के कोण समान तो होने चाहिए लेकिन संगत भुजा समान अनुपात में हो। जरूरी नहीं है कि एक 5 है तो दूसरे को भी 5 होना है, नहीं,
है ना भाई, हो सकते हो अलग अलग माप के हो, लेकिन कोण को बराबर उतना ही होना रहेगा। हाँ, एक ट्रायंगल छोटा हो सकता है, एक ट्रायंगल बड़ा हो सकता है, और दिखने में एक जैसा। जैसे आपके पास कई बार ट्विंस होते हैं ना बच्चे, ट्विंस बच्चे दिखने में एक जैसे होते हैं, है ना। अब दिक्कत यह है कि ट्विंस बच्चे एक उम्र के होते हैं, मान लो अलग अलग उम्र के होते हैं, है ना भाई, जो जो एक जैसे दिखते हैं, है ना, दोनों एक जैसे दिखते हैं। जैसे अक्षय कुमार हो गया, जैसे अजय देवगन, आजकल देख रहे हो आप, है ना, रील बनाने वाले कई छोटे छोटे अजय देवगन देखने को मिलता है ऐसे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पुराने वाले अजय और जो नए रील बनाने वाले जो अजय हैं, उनमें काफी आपको सिमिलरिटी देखने को मिलता है। दोनों रूप में देखने में एक जैसे हैं। हो सकता है उनके आपके हाइट अलग अलग हो, तो भी एक आपस में क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। अब कहने का मतलब है कि एक तो कोण आपके पास बराबर होने चाहिए। यदि ये साइड 80 डिग्री का है तो ये वाले कोण को भी 80, ये वाले 60 का है तो ये वाले 60, और ये वाले 40 का है तो ये वाले 40। हाँ, अब इसके बाद इनके हाइटों में आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा ये 2, ये 3 और ये 4 है, तो मैं इसको ट्वाइस करके लिख दे रहा हूं। 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6 और 4 का दुगुना 8। तो भी मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर को दर्शाने का तरीका ये होता है ना। तो मैं कहूंगा ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। अब सिमिलर से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, और सिमिलर को जानने के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा आप देख लेना। जैसे मैंने 2 ट्राइंगल बना दिए इस प्रकार से, ट्राइंगल, एक दूसरा ट्राइंगल ये, ठीक है। मैंने कहा ये मेरे पास एबीसी और ये मेरे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ध्यान समझना, यदि मैं यहाँ पर हाइट डाल देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, हाइट h, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने डाल दिया हाइट, ये h, ये d बिंदु पर इंटरसेक्ट हुआ, और ये हम मान लेते हैं t बिंदु पर इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा भाई, बनेगा, आप कहोगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, बनेगा। तो मैं आप ये कह सकता हूं कि इस ट्राइंगल में किसके अकॉर्डिंग ये आपके पास एक कोण, ये 2 कोण आपस में बराबर होंगे। यदि ये कोण अल्फा होगा तो आप कहोगे कि ये वाला कोण भी अल्फा होगा, क्लियर है। और ये दूसरा कोण आपके पास है तो ये वाला कोण भी आपके पास क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा 90 माइनस अल्फा, और ये भी हो जाएगा आपके पास 90 माइनस अल्फा होगा भाई, क्योंकि हमको इसकी लंबाई नहीं पता, क्योंकि अलग अलग माप के हो सकते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर कि ट्राइंगल कौन कौन से, ए बी डी सिमिलर हो गया क्या, ट्राइंगल आपके पास पी क्यू टी के हो गए भाई। ट्राइंगल पी क्यू टी के क्या है, सिमिलर होगा, और किसके आधार पर हुआ है, तो साइड साइड साइड, या मैं कह सकता हूं एंगल एंगल के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, एंगल एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है, आपस में सिमिलर है, क्लियर है। एंगल एंगल के अकॉर्डिंग आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब ध्यान समझना, यदि ये सिमिलर है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं कोई भी डेटा को अपने अकॉर्डिंग पुट अप करूंगा। ध्यान समझना, यहाँ पर मैंने कहा कि इसके लंब की बात करूं, लंब कितना है, एडी, लंब एडी है, ठीक है। और फिर मैंने कहा इसका लंब एडी है तो इसका लंब क्या होगा, तो आप कहोगे पीटी होगा, पीटी होगा भाई, बराबर। यदि इसका बेस आपके पास बीडी है ना, तो इसका बेस क्या होगा, तो आप कहोगे क्यूटी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। मैंने कहा इसका कर्ण यहाँ पर ए बी है, कर्ण ए बी है ना, तो आप कहोगे इसका कर्ण क्या है, तो आप कहोगे पी क्यू है। तो ये वाला हमारे पास थ्योरम निकल कर फिर सामने आ जाता है, क्लियर है। थ्योरम सामने निकल कर आ जाते हैं। साथ में यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान देना, यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल में हम देखेंगे कि मैंने कहा कि ट्राइंगल ए बी डी का क्षेत्रफल, डी का क्षेत्रफल, और मैं बात करूं मान लो ट्राइंगल पी क्यू टी का, यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल, तो आप एक चीज नोट करोगे कि भाई क्षेत्रफल चूंकि ये बेस बना है, हाइट है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा भाई। यहां पर भी लिख सकता हूं 1/2 बेस इंटू क्या लिख सकते हैं, हाइट। आगे जब हल करेंगे तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन इनके बेस अलग अलग है। ये वाले का बेस कितना दिया है, पूरे बेस को लेना है, केवल बी से डी तक का नहीं लेना है, पूरे को लेंगे। क्या है इसका बेस, बीसी, है ना, और हाइट कितना है, तो आप कहोगे भाई एडी, क्लियर है। यदि मैं नीचे वाले की बात करूं तो बेस क्या है आपके पास, क्यू आर, इनटू हाइट की बात करूं तो क्या है वहां पर, पी टी के बराबर है। अब मैं कुछ और चीजों को पुट अप कर सकता हूं क्या, तो आप एक चीज नोट करोगे कि एडी की वैल्यू किसके बराबर है, तो एडी की वैल्यू यहां पर हम चेंज कर सकते हैं क्या,
डेटा को, बीसी को भी चेंज कर सकते हैं ना। यदि मैं पूरे को ध्यान में दूं तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि बीडी के बजाय बीसी भी लिख सकता हूँ बेस ग्रुप में, है ना। इसका पूरा बीसी उतना होगा जितना आपके पास क्यूआर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, बीडी के जगह मैं इसको लिख दिया बीसी, और यहाँ पर मैं क्यूआर भी पुट अप कर सकता हूँ। तो एडी बराबर मैं बीसी लिख सकता हूँ, पीटी बराबर क्यूआर, है ना। तो इन दोनों को दोस्तों ध्यान देना, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। बीसी और पीटी, ये जो एडी और पीटी है उसके जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, बीसी और क्यूआर लिख दे रहा हूँ। तो ये बीसी और क्यूआर इनटू ये भी हो जाएगा मेरे पास बीसी, और ये क्या हो गया, क्यूआर के बराबर। तो मैं गुणा करूंगा तो क्या होगा, बीसी का स्क्वायर और ये क्यूआर का स्क्वायर। मतलब जब भी आपको क्षेत्रफल का बात हो तो हम सिमिलरिटी में एक चीज देखे हैं कि कोई भी भुजा का स्क्वायर करने से क्षेत्रफल निकल जाता है। उसी प्रकार और कौन कौन से हो सकता है ना, बीसी, उसी प्रकार हाइट एडी का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा वहां पर पीटी के स्क्वायर। उसी प्रकार आपके पास जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, मतलब कोण समद्विभाजक होंगे, इसका स्क्वायर करने से निकलेगा क्षेत्रफल। उसी प्रकार आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर करने से भी आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपके पास इन रेडियस मतलब सर्कम रेडियस आर के स्क्वायर करने पर भी आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बहुत सारे डेटा होता है आपके पास क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्लियर है। तो ये छोटे छोटे चीजों को आपको याद रखना है। क्लियर है। तो आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गजब के सवाल के साथ। और तब उससे पहले आप इस क्लास को कंप्लीट वॉच करो, जितने भी आपको डाटा लिखाया गया उन डाटा को अच्छे से नोट कर लो, है ना, ताकि हम जब सवाल देखेंगे तो आपको जरा भी दिक्कत ना हो। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।